देखो एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी कि इनमें से कौन सा एक स्कैफोल्डिंग का अच्छा उदाहरण है। स्कैफोल्डिंग का मतलब भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे ब्रैकेट में तो बहुत अच्छे से। स्कैफोल्डिंग मतलब मचान, लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हर सेल्फ। भाई तब तक आप किसी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को हेल्प कर रहे हैं जब तक कि बच्चा स्वयं ना करने लग जाए इस चीज को। तो पहला ऑप्शन है ऑफरिंग अ रिवॉर्ड बाय फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली, आप रिवॉर्ड ऑफर करें किसी एक समस्या का समाधान करने के लिए, या फिर टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बच्चों को आप कहेंगे भाई दोबारा कोशिश करो, फिर से करो, होगा, लेकिन ये मोटिवेशन का उदाहरण है, स्कैफोल्डिंग का नहीं। ठीक है बात। फिर है प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल, देन टेलिंग हर शी कैन नॉट गो होम टिल शी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो ये भी अपने आप में क्या है, समस्या है एक, है ना। बताइए फिर, स्कैफोल्डिंग मदद को कह रहे हैं ना हम, टेम्परेरी हेल्प को। तो प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल मतलब आधा सुलझा हुआ एग्जांपल कह सकते हैं, उसे यह बताना कि एक सेकेंड, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल या हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम, या हिंट दे दिया, या बीच में कोई स्टेप सॉल्व करा दिया, उससे वो टेम्परेरी हेल्प दे दी आपने, लेकिन वो जहां अटका हुआ था उससे नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा। तो यहां तक की तो बात ठीक है, इसीलिए इसको हम स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं। स्कैफोल्डिंग को दिया किसने था, तो ये दिया था ब्रूनर ने, आई बिलीव, काफी टाइम हो गया ये दिमाग से निकला हुआ है, ब्रूनर ने दिया था, बट वाइगॉस्की ने अपनी थ्योरी में इसके बारे में बात की हुई है ना। वाइगॉस्की कहते हैं कि भाई टेम्परेरी हेल्प की जरूरत होती है, जहां आप अटकते हैं आपसे ज्यादा जानने वाला व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर, आपको स्कैफोल्डिंग दे देगा। तो ये एक छोटी सी बात है, आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। नेक्स्ट है योर क्लास हैज लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, टू असेस देम यू वुड गिव देम, मतलब आपकी क्लास में अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स वाले, अलग अलग तरीके से सीखने वाले अधिगम करता है। मैंने आपके साथ 3 लर्निंग स्टाइल्स मेनली डिस्कस की थी, जिसमें मैंने बात की थी विजुअल की, देख करके सीखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लगभग 65%। फिर मैंने बात की थी ऑडिटरी लर्नर्स की, जो 35% के आसपास हैं, और इसके अलावा नहीं 35 नहीं 30% के आसपास हैं, और 5% लर्नर्स आपके काइंस्थेटिक हैं, जिनको करके ही सीखना होता है। तो ये कुछ लर्निंग स्टाइल्स हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, कोई बच्चा सुन के ज्यादा जल्दी सीखेगा, कोई देख के, कोई एक्टिविटी करके, कोई दोनों करके। तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स वाले जब बच्चे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उनका आकलन करने के लिए, उनको जांचने के लिए कि उन्होंने कितना सीखा है। तो पहला ऑप्शन है अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड सब्सिक्वेंटली लेबल द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन द टेस्ट, मतलब कि सभी के लिए एक ही जैसा स्टैंडर्ड टेस्ट लो और उसी से देख लो कौन कितने मार्क्स लाता है। या फिर द सेम सेट ऑफ टास्क्स एंड टेस्ट, सेम सेट सभी के लिए। या फिर सी ऑप्शन अ वैरायटी ऑफ टास्क्स एंड टेस्ट्स। फिर है द सेम टाइम टू परफॉर्म ऑन द टेस्ट, मतलब एक ही समय पे वो परफॉर्म करें टेस्ट में। किस चीज को आप सही बताएंगे, देखो एक बार, अगर मैं बात करूं तो आपको डिफरेंट लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं तो आप मल्टीपल तरीके, वैरायटी ऑफ टास्क्स और टेस्ट यूज करेंगे, अलग अलग तरीके, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देखेंगे। भाई कौन सा तरीका इस बच्चे के लिए सही होगा, मल्टीपल तरीके दे दिया आपने, कुछ बच्चों को असाइनमेंट दे दिया, कुछ बच्चों को एक्टिविटी करने को दे दी, कुछ बच्चों को देख करके किसी को ओरली सुनाने को कह दिया। तो अलग अलग तरीके से आपको यही तो पता करना है कि बच्चे ने सीखा कैसे है। ये जरूरी थोड़ी कि हर किसी का पेन पेपर पे ही आप टेस्ट लोगे, पेपर पेंसिल ही, है ना। तो जब बच्चे सीखते अलग अलग तरीके से तो उनको आकलन भी उनका अलग अलग तरीके से संभव है। A यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड सब्सिक्वेंटली लेबल, ये गलत होगा। यूनिफॉर्म सेट का मतलब है कि सबके लिए एक ही जैसा स्टैंडर्ड सेट किया, उनको एक ही तरीके से आपने आकलन कर लिया, एक पेपर दे करके और लेबल कर दिया। तो ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के लिए अच्छा नहीं है। अगर अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं तो अलग अलग तरीके से आप उनको जांचिए, ताकि बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार आप उसको जांच पाए, वो खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए कि कितना उसने सीखा है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा और जूम कर देती हूं। Nowadays, बात हो रही है nowadays, there is a tendency to refer to wrong concepts of children as alternative conceptions, मतलब कि alternative conceptions वैकल्पिक धारणाएं कहा जाता है आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को। मान लो बच्चा ये कहे कि मैं जब चलता हूं ट्रेन में तो मेरे साथ पेड़ भी चल रहे हैं, अब ये गलत धारणा है, लेकिन इसको हमने आजकल नाम दे दिया है इस कॉन्सेप्ट को ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, मतलब गलत कहने की बजाय हमने कह दिया ये वैकल्पिक धारणा है। बच्चा इसके विकल्प सोचता है, इसको ऐसे ना सोच करके फैक्चुअली उसने कुछ और सोच लिया है, इसलिए इसको वैकल्पिक कह रहे हैं। ठीक, तो चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग बीइंग नुआंस्ड एंड देयर बीइंग पैसिव इन देयर ओन लर्निंग, के बच्चे क्या हैं, सूक्ष्म, उनको पता नहीं है ज्यादा चीजें, और इसके अलावा वो पैसिव हैं, एक्टिव नहीं है।
या फिर रिकॉग्निशन दैट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड देयर थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। मतलब इस चीज को आप पहचान रहे हैं कि बच्चों की जो सोच है वो सोचने के योग्य है, बच्चों में सोचने की क्षमता है, लेकिन उनकी जो सोच है वो बड़ों से डिफरेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है जैसे आप चीजों के बारे में सोचते हैं वो भी वैसे सोचते हैं, और प्याजे भी यही बात कह रहे हैं कि सोचते तो वो भी उतना ही है, क्वांटिटी तो सेम है, क्वालिटी इज डिफरेंट, गुणात्मकता जो है वो अलग है, मात्रा तो वो भी उतना ही सोच रहे हैं। मान लो आप 1000 थॉट हैं आपके दिमाग में, उनके में भी है, बट आपका टाइप अलग है, उनका टाइप अलग होगा। फिर है यूजिंग फैंसी टर्म्स टू डिस्क्राइब चिल्ड्रंस एरर्स। फैंसी टर्म नहीं है ये, चिल्ड्रन बीइंग थॉट ऑफ एज अडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बच्चों को बड़ों की तरह ही सोचना है, ठीक है बात। तो एक चीज निकल करके आती है कि ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस का मतलब है कि आप इस बात को पहचानते हैं कि जो बच्चे हैं वो सोचने के काबिल हैं और उनकी सोच बड़ों से डिफरेंट हो सकती है या गलत भी हो सकती है। उस गलत को हम डिफरेंट कहकर के हम बुला रहे हैं और डिस्कशन के थ्रू इस ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स को ठीक कराया जा सकता है। कई बार चैलेंज करके डिस्कशन कराना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन पे 100% आता है आपका 30 नंबर में से, ठीक है बात। तो इन वैकल्पिक धारणाओं के प्रति आपको बच्चे को इनडायरेक्टली उसकी इंप्रूवमेंट करा देनी है गलती की। ठीक हो गई बात यहां तक की। तो लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो लर्निंग के विषय में, अधिगम के विषय में कौन सी एक बात ठीक है? पहला ऑप्शन है लर्निंग इज अ पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस, मतलब आप निष्क्रिय हैं, बस बैठा हुआ है बच्चा और रिसीव कर रहा है। या फिर लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, मतलब बच्चे के पूर्व ज्ञान पर निर्भर नहीं करता अधिगम। या फिर लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, जस्ट आपने कुछ स्किल्स को एक्वायर कर लिया, इसको हम लर्निंग कह दें। या फिर लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस। अब इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन ये इतनी सीमित नहीं है। अधिगम सिर्फ, अधिगम का मतलब यही नहीं कि आपने कुछ स्किल्स को एक्वायर कर लिया, ऐसा हो सकता है आपने कुछ चीजें एक्वायर की हो और उनको परफॉर्म ना किया हो, पॉसिबल है ना। बताइए फिर। देखो, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस, ये बात सत्य है पूरे तरीके से, क्योंकि लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक गतिविधि है, या समाज अगर इन्वॉल्व है, समाज के लोग अगर इन्वॉल्व हैं, आसपास की दुनिया इन्वॉल्व है तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। ये लर्निंग का एक फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक विशेषता मानी जाती है कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि एक बॉक्स में बंद करके होगी, ठीक है। तो सोशली यदि फैसिलिटेटेड है, यदि सामाजिक रूप से सक्रियता इसमें है तो बच्चा ज्यादा बेहतर सीख पाएगा, इसलिए आंसर होगा डी। ऐसा नहीं है, पैसिव नहीं होता, एक्टिव होगा बच्चा, लर्नर हमेशा एक्टिव होगा, मीनिंग मेकिंग होगी। ऐसा नहीं है कि पुरानी नॉलेज से कनेक्टेड ना हो, प्रीवियस नॉलेज से तो आपको भी जोड़ करके आप भी समझते हो ना, जो पहला पूर्व ज्ञान है उससे कनेक्ट करके ही पढ़ाया जाता है हमेशा, तो ये बात भी गलत हो गई। और सिर्फ स्किल्स हैं, ये बात भी गलत हो गई। तो सोशल वे में, या फिर कहें अगर सोशल एक्शंस में इसको सपोर्ट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, तभी तो हम कितनी सारी एक्टिविटी समाज के इर्द गिर्द कराते हैं, क्योंकि बेहतर सीख पाए हम, और एट द एंड ऑफ द डे आपको सोसाइटी को गिव बैक भी करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट डेवलपमेंट के विषय में सही है? बताइए एक बार, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट डेवलपमेंट के विषय में सही है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड्स, मतलब जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक तो आगे चलेगा आराम से, लेकिन फिर ये पीछे आ जाएगा। फिर है डेवलपमेंटल चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो बिल्कुल सीधी रेखा में बढ़ते हैं आगे, ना स्पीड कम होगी ना ज्यादा। फिर है डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेट पे हो सकता है। या फिर डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कि एडोलेसेंस तक ही बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। क्या आपको ऐसा लगता है? बता दीजिए एक बार। सी ऑप्शन, मतलब डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये बात बिल्कुल सही है कि जो विकास है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग दर पर हो सकता है, अलग अलग गति से चल सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है एक बच्चे ने 1.5 साल में चलना सीख लिया तो दूसरे ने भी उतने में ही सीखा होगा, हो सकता है दूसरे ने 11 महीने में सीख लिया हो, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, दर भिन्न हो सकती है, लेकिन स्टेजेस जो हैं वो यूनिफॉर्म रहती हैं, ये बात क्लियर है हमारी। बाकी ऐसा नहीं है कि एडोलेसेंस तक होगा उसके बाद बंद हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ये एक तरीके से ऐसे स्पाइरल में चलता है, वर्तुलाकार है विकास, ना कि स्ट्रेट लाइन, रेखीय नहीं होता, एक ही लाइन में थोड़ी चलेगा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। जन्म से फिर उसके बाद पीछे तो कभी नहीं जाता, बैकवर्ड्स नहीं जाएगा, ये रिवर्सिबल नहीं होता। अगर मैं विकास की बात करूं, मॉडिफिएबल हो सकता है कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, ऑब्वियसली चेंजेस आते रहते हैं हमारे अंदर जीवन भर, एक जैसे हम नहीं रहते। फिर है
क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज अ प्रोसेस through which a human infant begins to acquire the necessary skills to perform as a functioning member of the society। मतलब कि कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक मानव शिशु समाज में कुछ परफॉर्म करने के काबिल बनता है, एक सक्रिय सदस्य होने के काबिल बनेगा। तो ये प्रोसेस विकास कहलाएगी, सामाजिकरण, लर्निंग या मैचुरेशन। आंसर कीजिए एक बार। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। भाई अगर हम सामने वाले, अगर आपका मन किया कभी ऐसे कैब वैब ड्राइवर या कोई, मतलब खैर आजकल तो सिक्योरिटी का भी अपने आप में एक अलग ही इशू है, बट स्पेशली मुझे लगता है ये फीमेल्स के लिए ही है, अदरवाइज तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं समाज में। तो उस चीज पे मतलब सोशलाइजेशन इज समथिंग कि आप पूरी प्रोसेस है, आप एक्टिव हो पा रहे हैं, सामने वाले की भी सुन पा रहे हैं, कुछ अपनी सुना पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना बहुत सोशल हैं, कैसे हैं वो सोशल? क्योंकि वो समझ पा रहे हैं चीजों को, कनेक्ट कर पा रहे हैं, इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो क्या हुए? एक्टिव मेंबर बने, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे मेरे ऐसे चाय वाय की जगह है एक दो, मतलब पूरा एकदम डिस्कशन रहता है उनका, पूरा क्या शॉप का रेंट है, कैसे चीजें वर्क करती हैं, क्या पूरा कुछ, मतलब पूरा आइडिया रहता है, क्योंकि मजा आता है डिस्कशन में। तो सोशलाइजेशन है ना। फिर है अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। यानी कि अगर मैं बात करूं पियाजे के अनुसार, कौन सा एक फैक्टर, कौन सा एक तत्व जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा विकास को प्रभावित करने में। तो उन्होंने 4 तत्व की बात की है, 4 एलिमेंट्स की बात की है, आपको शायद याद होगा। तो रीइंफोर्समेंट, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड या फिर इमिटेशन। आंसर कीजिए फटाफट से। देखो लैंग्वेज को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, रीइंफोर्समेंट की बात तो पियाजे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि रीइंफोर्समेंट की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, ना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो स्किनर हैं वो बात करते हैं स्पेशली। ठीक, इसके अलावा और पियाजे क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। लैंग्वेज को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसीलिए ईगोसेंट्रिक स्पीच को भी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। इमिटेशन की तो बात पियाजे कभी नहीं करेंगे, बेंड्यूरा करेंगे। इमिटेशन की बात की जगह बच्चे की एक्टिविटी की बात पियाजे करेंगे। तो एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि एक्टिविटी करके सीखेगा बच्चा अपने आसपास की जो भौतिक दुनिया है, जो एनवायरमेंट है, उससे। उन्होंने 4 चीजों को इंपॉर्टेंट बताया, फटाफट से बताना जरा लिख के। मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है कुछ टाइम पहले, पियाजे की एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा शायद। एक तो वो एक्टिविटी यानी एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, मैच्योरिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, सोशल इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना। सोशल इंटरेक्शन एक हद तक उन्होंने इंपॉर्टेंट माना है। और 4th चीज थी इक्विलिब्रियम, जिसमें वो आपका अडेप्टेशन, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, ये सब आ जाएंगे। तो ये 4 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक हो गई बात यहां तक की? आगे बढ़ते हैं। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, यानी पूर्व संक्रियात्मक काल में जो संज्ञानात्मक योग्यता आपके अंदर आती है। प्री ऑपरेशनल पीरियड, अब इसमें आप बहुत गलतियां करेंगे, ध्यान से दीजिएगा आंसर। 2 से 6 वर्ष को प्री ऑपरेशनल यानी लॉजिक से, तर्क आने से पहले की स्टेज है पियाजे के अनुसार। दूसरी स्टेज है एसपीसीएफ से, आपको याद होगा एसपीसीएफ में ये पी है, प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज है। एस फॉर सेंसरी मोटर और सी फॉर कॉन्क्रीट और एफ फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। इसी बात पर जवाब दे दीजिए। आंसर होगा इसका डी, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। अब इसको हम वैसे तो क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ईगो सेंट्रिसिज्म का जाना। लेकिन ये जो प्री ऑपरेशनल पीरियड है, इसके अंत तक खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। जो प्री ऑपरेशनल थॉट है उसमें बच्चा धीरे धीरे दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लगता है, जैसे वो 4 साल के बाद वाली स्टेज में मूव करता है। प्री ऑपरेशनल में भी 2 स्टेजेस हैं, एक इंट्यूटिव है, एक बाद में दूसरी है सिंबॉलिक, जिसको कहेंगे आई थिंक। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये डी ऑप्शन ही सही होगा कि दूसरे का पर्सपेक्टिव लेना वो सीखना शुरू कर देता है, ये चीज उसमें आने लगती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी 4th स्टेज में। एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग 4th में आएगी, फॉर्मल ऑपरेशनल में 11 साल के बाद। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाती है। और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सिंपल बात है, जन्म से 2 वर्ष में। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है? बच्चे ने देखा इस टेबल पे एक बॉटल रखी हुई है या एक चमकीली सी चीज रखी हुई है, उसको दिख गया ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है। वो चल करके जाएगा या जैसे भी जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक, उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए वो गोल है और वो उस दिशा में बिहेव करना शुरू कर देगा। इसी को कहेंगे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो जन्म से 2 वर्ष में आ जाएगा। इस चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन रखनी नहीं है। सिर्फ एक चीज बचती है, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। इसको भी कंप्लीटली नहीं वो गेन करता, लेकिन लगभग शुरुआत हो जाती है, इनिशिएशन हो जाएगा कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को धीरे धीरे समझने लगे। क्योंकि जो लॉजिक है वो धीरे धीरे आएगा ना एज के साथ, तो 4 साल के बाद ये चीज आने लगती है। हालांकि प्री ऑपरेशनल में बच्चा है ईगोसेंट्रिक ही,
लेकिन बाय द एंड ऑफ इट वो एक्वायर कर लेगा दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की क्षमता। होपफुली ये बात जो है आपकी क्लियर होगी मेरे ख्याल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? अब पेयर बनाए हुए हैं, देखिए एक बार कौन सा पेयर सही से मैच है, पढ़िए एक बार, ये कोलबर्ग की थ्योरी है और उसके अनुसार कौन सा पेयर मैच हुआ है। अलग अलग स्टेजेस दी हुई हैं जहां जहां मैंने रेड लाइन से हाईलाइट किया है, बताइए एक बार। देखिए एक बार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे जाते, ये तो पहली स्टेज में देखे जाते हैं कि दंड मिलेगा कि क्या मिलेगा। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में लॉज फिक्स्ड नहीं है, लॉज फिक्स्ड होते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में, सोसाइटी का कोई उनको पता नहीं है, उनको सिर्फ दंड से बचना है। गुड बॉय गुड गर्ल में एक व्यक्ति दूसरे का अप्रूवल पाने के लिए, दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए क्या करेगा, बच्चा है बेसिकली वो गुड बॉय गुड गर्ल, कि तुम्हारे माँ बाप तुम पे बहुत ही अच्छा गर्व महसूस करेंगे, यदि तुम सच बोलोगे तो ये होगा, तुम्हारे दोस्त बहुत वेरी गुड कहेंगे, तुम एक अच्छे लड़के हो या अच्छी लड़की हो, तो वो दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको अप्रूवल चाहिए, जो शायद हमें बहुत आगे तक चाहिए होता है जीवन में। ठीक, तो आंसर होगा इसका सी। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं तो एथिकल प्रिंसिपल्स आर सेल्फ चोजन, तो ये लॉ एंड ऑर्डर में नहीं होते। एथिकल प्रिंसिपल्स जो सेल्फ चोजन है वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में है, जो कि लास्ट स्टेज है, 6th स्टेज। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बड़े बड़े एग्जाम में काम आएंगी। हो सकता है इन सब चीजों से बच के आप सीटेट तो कर जाएं, लेकिन अगर ये आपको क्लैरिटी नहीं है तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम देंगी। मे इट बी केवीएस, मे इट बी आर्मी पब्लिक, मे इट बी एनी अदर एग्जाम। ठीक है बात, तो ये स्टेजेस को क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए, मैंने समझाया हुआ है कई वीडियो में, कोहलबर्ग को समझाया हुआ है। देखिए एक बार, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक्य की जो संतुति है, यानी कॉन्सेप्ट है वाइगोत्स्की के द्वारा प्रपोज किया गया, ये क्या कहता है जरा ये देख करके आप मुझे बता दीजिए। प्राइवेट स्पीच के बारे में उन्होंने ये कहा है, स्टूपिड नहीं कहा बच्चों को, लव देमसेल्फ ऐसा भी नहीं कहा, उन्होंने कहा इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस, के बच्चे भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने एक्शंस को, अपनी क्रियाओं को दिशा देने के लिए। अब मान लीजिए मुझे ये पेन है तो मैं ढूंढ रही हूं इसका कैप, क्या इसका कैप कहां है, मैंने वहां रखा था, ये है वो है, मैं खुद से बातें कर रही हूं, मतलब मैं खुद को डायरेक्शन दे रही हूं। तो बच्चे खुद को डायरेक्शन देते हैं बोल बोल करके, उसी को प्राइवेट स्पीच कहा गया है। हालांकि पियाजे ने इसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा और बहुत काम का नहीं बताया। फिर है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, वाइगोत्स्की के अनुसार आप लर्निंग को किस चीज से अलग नहीं कर सकते। 4 ऑप्शंस हैं, एक ही चूज करना है, बताइए एक बार। 16 का बी, बिल्कुल सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सामाजिक संदर्भ से अलग करके आप नहीं सिखा सकते। वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की 3 चीजों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या विकास में, संज्ञानात्मक विकास में महत्व देते हैं अपनी थ्योरी में। वो 3 चीजें कौन सी हैं मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। सोसाइटी यानी समाज, कल्चर यानी आपकी संस्कृति और आपका लैंग्वेज, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। SCL या SLC से भी याद रख सकते हो, सोसाइटी लैंग्वेज और कल्चर, या SCL सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है बात, यहां तक की बात मुझे लगता है सभी को क्लियर होगी। आगे बढ़ेंगे इसी बात पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंटेल्स दैट द क्लासरूम इज, यानी जो प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसको हम मान रहे हैं जिसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा करके सीखे, जिसकी बात जॉन डुई करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होती है। यहां पर बच्चा सक्रिय है, मीनिंग मेकिंग करेगा, सोशल कॉन्टेक्स्ट में सीखेगा, कोऑपरेशन करेगा, कुछ उसको ग्रुप्स में काम दीजिए। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस बारे में बात करेगा या किस क्लासरूम को आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहेंगे, ये बता दीजिए एक बार। डेमोक्रेटिक एंड देयर इज स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, डेमोक्रेटिक होगा क्लासरूम जहां सभी की सुनी जाए और बच्चों को मौका दिया जाए समझने के लिए, उनकी समझ बने, इस चीज पे फोकस किया जाए। ऑटो अथॉरिटेरियन नहीं होगी कि टीचर की ही चले सिर्फ डंडा लेकर के हाथ में, ऐसा नहीं है कि टीचर होगा ही नहीं, टीचर होगा ऑब्वियसली, फैसिलिटेट करेगा और कंट्रोल में हो टीचर के, ये भी नहीं है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सपोर्ट करता है, एक तरीके से हम ये बात मान सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स अ पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है अपनी थ्योरी में, अब उसमें भाषाई बुद्धि किस में पाई जाएगी, यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किस में होगी। पहला ऑप्शन है द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, या फिर सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड द वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेज। सी है सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, और लास्ट वन इज द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शंस अमॉन्ग अदर्स। बताइए क्या कहेंगे। 18 का बी, यानी सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड द वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ये बच्चा संवेदनशील होगा
अर्थ के लिए भाषा के और वर्ड्स के लिए, वर्ड मीनिंग या कहां पर आपका जो यूज है किस शब्द का वो कैसे होना है, क्योंकि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ना, यानी भाषा पे पकड़ है। आप बोलते हैं ना बहुत अच्छा वक्ता है, ये वक्ता भी कहना गलत होगा, यूज किस तरीके से कहां किन शब्दों का करना है ये उसको पता है, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है भाषा का सही इस्तेमाल, या इंटेलिजेंट है वो लैंग्वेज को यूज करने में, समझने में और बनाने में। नेक्स्ट है, आज के लिए लास्ट ही है ऑलमोस्ट, नहीं इसके बाद भी है, A textbook of class 8 has following illustrations: women as teachers and maids, while men as doctors and pilots. Women को, महिलाओं को दिखाया गया है टीचर्स और घर में काम करने वाली मेड्स के रूप में, और जो मेल मेंबर्स हैं उनको दिखाया है, मैन को डॉक्टर्स और पायलट्स की फॉर्म में। सिंपल बात है कि ये स्टीरियोटाइप है, आपने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की हुई है, लिंग रूढ़िबद्धता की हुई है कि लिंग से, जेंडर से ऑक्यूपेशन को जोड़ दिया, रोल को जोड़ दिया, है ना, कि ये महिलाएं हैं तो सिर्फ यही काम करेंगी, पुरुष हैं तो यही काम करेंगे, तो गड़बड़ हो गई बात की। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन देखिए एक बार, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, देयर आर वास्ट डिफरेंसेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, बच्चों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ये दो मेन डिफरेंसेस हैं, इनके आधार पे आपको नीचे से ऑप्शन चूज करने हैं। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, यानी संज्ञान, यानी उनकी समझ के लेवल पे और सीखने के स्तर में अंतर। दूसरा है डिफरेंसेस डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, इन सब में अंतर है। एक तो अंतर हुआ कि बच्चों की सीखने की क्षमता, बुद्धि के स्तर में अंतर, और दूसरा है उनकी जाति, उनका धर्म, उनका जो भी जेंडर है, इन सब के बेसिस पे। तो किस तरह के अंतरों के प्रति, यानी डिफरेंसेस के प्रति एक टीचर को सेंसिटिव होने की आवश्यकता है, यानी संवेदनशील होना चाहिए शिक्षक को। दो तरह के डिफरेंसेस हैं, इनमें से किस तरह के डिफरेंसेस के प्रति वो संवेदनशील रहे। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंसेस, अंतर किसी भी प्रकार के हो, सभी के प्रति आपको संवेदनशील रहना है। ऐसा नहीं है आप किसी विशेष जाति, धर्म, समुदाय वाले बच्चे को कुछ और कह दें, जेंडर को कुछ और कह दें कि तुम तो लड़की हो, तुमको तो गणित आएगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। आपको सेंसिटिव होना जरूरी है एज अ टीचर। आप कुछ भी नहीं बोल देंगे जो मन में आया, है ना, वो क्योंकि बच्चे को ना प्रभावित करता है, वो आपको नहीं पता, वो पूरे जीवन भर लेकर के चल सकता है उस सेल्फ एस्टीम के डाउट को कि भाई मेरे टीचर ने मुझे ऐसा कहा था, शायद मैं तो लायक ही नहीं हूं, आई एम नॉट गुड एनफ वाली जो फीलिंग है। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात है, चाहे वो संज्ञानात्मक स्तर पे हो, भाई कुछ बच्चे जल्दी सीखेंगे, कुछ स्लो भी सीखेंगे, तो आप उसके प्रति भी क्या है, सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं कि कोई बात नहीं, आप समझेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजन में हो, कास्ट में हो, क्रीड में हो, तो दोनों ही चीजों के प्रति या किसी भी तरह के अंतर के प्रति आप सजग रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, मतलब सिर्फ पेपर पेंसिल पे टेस्ट ले लो। भाई सीसी क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहता है कि पेपर पेंसिल टेस्ट ही इनफ नहीं है, आपको बच्चे की बाकी एस्पेक्ट को भी देखना है, बच्चे के, चाहे वो उसका स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो सकता है आप ओरल टेस्ट भी ले लें, हो सकता है आप कुछ और क्रिएटिव करा लें उससे, जरूरी थोड़ी पेन पेपर टेस्ट ही लें। तो पेन पेपर टेस्ट के द्वारा, यदि आप सिर्फ पेन पेपर टेस्ट के द्वारा बच्चों को असेस कर रहे हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा या फायदा क्या होगा, इन चार ऑप्शंस में से पढ़ करके एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर क्या होगा, सिंपल बात है, ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट से क्या होगा, लिमिट हो जाएगा असेसमेंट। आकलन जो है उसको आपने बांध दिया, सभी एस्पेक्ट में होलिस्टिकली नहीं होगा, अभी सर्वांगीण रूप से नहीं हो पाएगा। एक बच्चा था जिसको पेपर पेंसिल में बहुत अच्छा नहीं करता, लेकिन अगर आप उसे सुन लेते तो वो बड़ा अच्छा कर देता, तो आपने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया आकलन को। ठीक, फैसिलिटेट नहीं करता, कॉम्प्रिहेंसिव में तो सारे पक्ष आ जाएंगे, सिर्फ पेन पेपर थोड़ी आएगा। और फैसिलिटेट्स कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, ये बात कह सकते हो आप, लेकिन बात किस बारे में हुई है कि पेपर पेंसिल के बारे में, कॉन्टिन्यूअस के बारे में यहां कोई भी चर्चा ही नहीं हुई, तो हम कैसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, आज 20 क्वेश्चंस हैं कुछ, यानी अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे हैं, मान लो किसी को डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्टोपिया है, डिस्मॉर्फिया है, या कुछ भी है, डिसेबिलिटी है, कोई भी अक्षमता है जिसकी वजह से उसे समस्या होती है, तो कौन सी बात उसके विषय में ठीक होगी। पहला ऑप्शन है वेरी एक्टिव बट हैव अ लो आईक्यू, यानी ऐसे बच्चों का आईक्यू कम होगा, या फिर आर वेरी वाइज एंड मैच्योर, वाइज और मैच्योर होंगे, या कुछ भी सीख सकते हैं, या कुछ सीखने के कुछ एस्पेक्ट में, कुछ पक्षों में क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे। बताइए, संघर्ष तो आप कर ही रहे हैं जीवन में, बताइए इनको भी कराएंगे क्या। आंसर होगा इसका स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, सीखने के कुछ पक्षों में उनको समस्या हो सकती है, संघर्ष करना पड़ सकता है। जैसे डिसलेक्सिया वाला बच्चा है, ऐसा थोड़ी वो सीख नहीं सकता, बट रीडिंग वाले एस्पेक्ट में उसको
क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी तो आप दूसरे तरीके अपनाइए। डिस्कैलकुलिया में सिर्फ कैलकुलेशन में ही तो प्रॉब्लम है, तो ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसेसिंग है, एक वे है, वायरिंग है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके कारण ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको डिसलेक्सिया है या लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका आईक्यू भी लो है, ये नहीं है कि वो बच्चा सीख नहीं सकता या अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट में उसको प्रॉब्लम होगी। वाइज और मैच्योर कहना भी गलत होगा और ये भी कहना गलत होगा कि बच्चा नहीं सीख सकता। आगे बढ़ेंगे, टीचर्स कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली बाय, यानी कि जो शिक्षक हैं वो बच्चों को सृजनात्मक रूप से सोचने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित करें। किस तरीके से करना चाहिए वो पूछा है। गिविंग देम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, asking them to think of different ways to solve a problem, asking them to memorize answers या फिर asking them recall based questions। देखो सिंपल बात है, जब भी हम बच्चों को सोचने पे मजबूर करेंगे तो हमें बच्चों को कहना पड़ेगा कि भैया डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अलग अलग तरीके सोचो किसी समस्या को समाधान निकालने के, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करो, दिशाओं में सोचो। ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ यस और नो से नहीं चलेगा, सिर्फ एमसीक्यू से नहीं चलेगा कि एक ऑप्शन चूज कर लिया। आपको अलग अलग दिशाओं में अगर सोचवाना है तो कोई समस्या ऐसी देनी पड़ेगी जिसके वो अलग अलग पक्ष से सोच पाए या समस्या का समाधान निकाल पाए। ठीक है, बात यहां तक की बात क्लियर हो गई। मेमोराइज करने में थिंकिंग थोड़ी लगेगी, थिंकिंग लगेगी जब आप सच में कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आए तब आप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों आप चाहते हैं कहीं और से सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि आपकी सोचने की आदत नहीं है। आपको सोचने की जरूरत है, सोचने का मतलब ओवर थिंकिंग से नहीं है। यहां आगे बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग, यानी सीखने के मध्य में है, केंद्र में है, लर्निंग के केंद्र में, यानी लर्निंग के सेंटर में, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्निंग के विषय में। इमिटेशन, मीनिंग मेकिंग, कंडीशनिंग या रोट मेमोराइजेशन। रटने को हम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, नकल करना भी उतना कोई बहुत अच्छी बात हुई नहीं, कंडीशनिंग को भी हम उतना बेहतर नहीं मानते, क्योंकि आज के टाइम पे कंस्ट्रक्टिविज्म को, यानी कि रचनावाद को, कि बच्चा एक्टिविटी करके सीखे, मीनिंग मेकिंग करके सीखे, अर्थ निर्माण करके सीखे, वो जो सीखे वो उसकी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, जिससे उसका कुछ मीनिंग बन पाए। ऐसा नहीं है सिर्फ किताबी बातें हो रही हो, जैसे मैं और आप अभी बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स बीच में लेकर के आते हैं ताकि एक मीनिंग मेकिंग हो सके। इनको आप रटे ना, बाकी दुनिया की तरह समझ पाए, जोड़ पाए लाइफ से कुछ। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स, यानी कि जो अधिगम करता है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जिसको हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी कह सकते हैं, कि बच्चे को आपने सेंटर में रखा है और बाकी सारे मेथड्स और गतिविधि जो है वो पेरिफेरी पर हैं। बताइए, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब है कि बच्चे जो है अपने आप इनिशिएटिव ले सकें, अपने एफर्ट ले सकें और खुद से सीख सकें, वो सेंटर में हो, वो एक्टिविटी कर पाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर कंक्लूजन दे दे या ट्रेडिशनल वे में ही सीखें, या फिर जो टीचर ने मेथड बताएं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें। तो बच्चे खुद इनिशिएट कर पाए, बच्चे स्वयं एक्टिव हों, वही लर्नर सेंटर्ड है, क्योंकि बच्चा सेंटर में है तो एक्टिविटी तो करवानी पड़ेगी 100%।